नमस्कार दोस्तों, शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं एनसीईआरटी की कंप्लीट सीरीज लेकर आऊँगा और उसमें ये आपका पहला लेक्चर है, जहाँ पर हम एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। और क्लास 6 की हिस्ट्री के माध्यम से मैं आपको प्राचीन भारत से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। जब आप क्लास 6 की इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप पूरा समझ पाएंगे कि काफ़ी कुछ ऐसा था जो आप जब क्लास 6 में थे तो आपने उसको मिस कर दिया या छोड़ दिया, और ये हिस्ट्री पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री। जैसा कि ये आपको कवर पेज दिख रहा होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये आपको कवर पेज है। और आइए चलिए, अब सबसे पहले देखिए, किसी किताब को पढ़ने से सबसे पहले इंडेक्स को समझ लेते हैं। इंडेक्स को समझने से आपको ये समझ में आ जाता है कि क्लास 6 की हिस्ट्री में मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत के बारे में, ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में। इंडेक्स पढ़ने का आपको ये फायदा होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है, पता लग जाता है कि कौन कौन से चैप्टर के बारे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो एक लिमिटेशन, आपको एक सीमा पता चल जाती है कि इस दायरे तक हमको बढ़ना है, ठीक है। और इंडेक्स देखिए, इसका बहुत ही खूबसूरती से सजाया धजाया गया है। हिस्ट्री पढ़ने का मतलब ही है कि आपको डेट का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। तो प्राचीन भारत आपको इतिहास के बारे में वहां से बताता है जहां से मानव की उत्पत्ति हुई। तो चलिए देखते हैं इसके इंडेक्स को। आप इसके इंडेक्स को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या, कब, कहां और कैसे। क्या, कब, कहां और कैसे। जिसका पहला चैप्टर है ये आपको बताता है हिस्ट्री के सोर्स के बारे में, स्रोत के बारे में बताता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि आखिर इतिहास के बारे में हम जान क्या सकते हैं, किस चीज़ से जानेंगे, लोग रहते कहाँ थे, खाते क्या थे, डेट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या तिथियों को पढ़ना चाहिए या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ये सारी बातें आपको बताएगा सोर्स, ठीक है, कैसे पता चलता है। फिर आपको चैप्टर नंबर 2 है आरंभिक मानव की खोज, और चैप्टर नंबर 3 है भोजन, जिसमें आपको बताया गया संग्रह से उत्पादन तक। पहले इंसान क्या था, संग्राहक था, फिर संग्राहक होते होते कृषि की तरफ बढ़ता चला गया, तो उसको उत्पादक बोलते हैं। तो जो आपको दूसरा और तीसरा चैप्टर है ये आपको बताता है पाषाण काल के बारे में, ठीक है, पाषाण काल के बारे में बताता है। फिर आपको पता है कि पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आता है। डेवलपमेंट होते होते आपको चौथा चैप्टर आता है जो बताता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जो आपको क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि क्या है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आपको चौथा चैप्टर। उसके बाद पांचवा आता है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। किताबों का जिक्र है तो आपको क्या आता है, आपको आएगा हड़प्पा सभ्यता के बाद अगला चैप्टर कौन सा, आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता आता है ना। हड़प्पा शहरी थी और आर्य वाला क्या था, ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट आपको है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो यहां पर आप पता है कि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, इसके बाद महाजनपद का विकास हुआ। तो जो आपको छठवां चैप्टर है ये आपको बताता है महाजनपद के बारे में, ठीक है, महाजनपद के बारे में छठवां चैप्टर आपको बताता है। उसके संग संग छठवें चैप्टर में आप देखेंगे जब महाजनपद आपको डेवलप होता है तो इसी के संग संग आपको बुद्ध और जैन भी आते हैं, जिसका जिक्र किया गया है 7वें वाले चैप्टर में। तो 7वें वाले चैप्टर में किसका जिक्र है, बुद्धा प्लस जैन, महावीर जैन का जिक्र है, आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उसी के जब बुद्ध और जैन आते हैं तो उसी के आजू बाजू आपको क्या होता है, विदेशी आक्रमण भी होते हैं, ठीक है, विदेशी आक्रमण भी होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब विदेशी आक्रमण किसके होंगे, अशोक के पिताजी के टाइम पे। तो अगला चैप्टर आपको दे रखा है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ठीक है, त्याग किया। तो ये कौन से साम्राज्य के बारे में बता रहा है, मगध के बारे में। अगला आपको चैप्टर इसमें मगध के बारे में। उसके बाद मगध के बारे में आपको पता है कि उत्तर मौर्य काल के बाद जो मगध का पतन हुआ तो उसके बाद फिर से आपको क्या हुआ, लोग गांव की तरफ बढ़े और गांव से शहर की तरफ आए। जैसे देखिए पहला शहर आपको डेवलप होता है हड़प्पा में। हड़प्पा के तबाही के बाद ये ग्रामीण सभ्यता थी, विलेज था, ठीक है, ये विलेज था। विलेज के बाद फिर उसके बाद आपको जन बनते हैं, फिर महाजनपद बनते हैं, महाजनपद बनने के बाद मगध बनता है। मगध फिर से क्या रहता है, आपको सिटी रहता है, शहर रहता है, ये आपको सिटी रहता है। उसके बाद फिर से जब उत्तर मौर्य काल आता है
तो फिर से आपको क्या आता है, गांव, तो गांव से फिर से हम शहर की तरफ चलेंगे। इसका मतलब कि हम पहले पाषाण काल में थे, तो पाषाण काल से हम किधर बढ़े, हड़प्पा सभ्यता की तरफ बढ़े, शहर की तरफ बढ़े, फिर शहर से हम गांव की तरफ आए, गांव मतलब क्या, आर्य सभ्यता की तरफ आए, फिर आर्य से हम महाजनपद मगध की तरफ गए, मगध के बाद फिर से हम गिर गए, गिरने के बाद फिर आपको बता रहा है कि गांव से शहर की तरफ। इसका मतलब हिस्ट्री आपको यह बताना चाहता है कि गांव से शहर है, क्या है, गांव से शहर है, ना कि शहर से गांव। इस बात को याद रखिएगा। आपको ये जो इंडेक्स है ये क्या बताना चाह रहा है कि गांव के वजूद की वजह से शहर है, ना कि शहर की वजूद की वजह से गांव। इसका मतलब कि आपको स्कीम चलता है स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी कैसे हो सकता है जब तक आपका स्मार्ट विलेज ना हो। तो सबसे पहले हमको किस पे फोकस करना पड़ेगा, स्मार्ट विलेज पे। अगर आपका विलेज जो है स्मार्ट होगा तो शहर भी क्या होंगे, ऑटोमेटिक स्मार्ट होंगे। हड़प्पा सभ्यता क्यों टूट गई, इनके जो विलेजेस थे वो कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से स्मार्टनेस नहीं थी। महाजनपद क्या हो गए, आपको टूट गए, जो आपको विलेजेस थे वो स्मार्ट नहीं थे। वही सेम कंडीशन आज के टाइम पे इंडिया की भी देखने को मिलती है। आपको जो गांव है वो आपको स्मार्ट नहीं है। फिर जैसे जैसे आपको डेवलप होता है तो चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं, जहां पे व्यापारी राजा, राजा मतलब कौन से राजा, व्यापारी राजा और तीर्थयात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे आपको बात बोल रहा है गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, यहां पे किसके बारे में बोल रहा है, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश के बारे में। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपको बताएगा नया साम्राज्य और राज्य। ये बताएगा चैप्टर नंबर 11 हर्षवर्धन के बारे में, जो कि आपको हर्षवर्धन के बाद क्या होता है, आपको प्राचीन भारत खत्म हो जाता है हर्षवर्धन के बाद। इसके बाद आ जाता है मध्यकालीन भारत। और उसके बाद जितना भी डेवलपमेंट हुआ, जैसे आप देख रहे होंगे, आपको सबसे पहले पाषाण काल पे चले, पाषाण काल के बाद हम किस पे आए, हड़प्पा सभ्यता पे आए, हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता पे आए, आर्य सभ्यता के बाद महाजनपद पे आए, फिर मगध पे आए, मगध के बाद फिर से हम गांव की तरफ आ गए, गांव की तरफ आए तो फिर से गुप्त वंश आया, गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन आया। तो इतना जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसको लेके कौन कौन सी इमारतें बनाई गई हैं, ये चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। क्या कोई चित्र मिलता है क्या, उसको पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इंडेक्स आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। ठीक है, यस, आ जाइए। जब आप, मैं देखिए आपको क्लास 6 की हिस्ट्री जो पढ़ा रहा हूं, इसमें किस तरीके से पढ़ना तो आपको ही है, लेकिन मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ें कि आप उससे मैक्सिमम गेन कर सकें, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें, अधिकतम लाभ ले सकें क्लास 6 के एनसीईआरटी से। चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वनडे का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, मैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा क्लास 6 की एनसीईआरटी। आइए, इस चैप्टर का नाम क्या है, क्या, कब, कहां और कैसे। तो सबसे पहले इसका जो पहला पेज ही आप पढ़ेंगे, जब पढ़ना आपको है, आपको जो एनसीईआरटी का, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और इसके संग आपको लिंक में भी इसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या, तो आप ये प्रश्न देखिए, मैंने क्या बताया, पहला चैप्टर किस चीज के बारे में बता रहा है, सोर्स के बारे में, इतिहास के बारे में हम कैसे जाने। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि लोग प्राचीन काल में क्या करते थे, मतलब हम अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो हम पास्ट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हम पास्ट के बारे में ये जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, लोग कपड़ा क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे। ठीक है, खाने के हैबिट के बारे में जान सकते हैं। इवन खाने के बारे में नहीं, हम इस हद तक जान सकते हैं कि ये वेज थे या नॉनवेज थे। ठीक है, ये भी हम जान सकते हैं। कपड़े के बारे में जान सकते हैं कि कपड़ा क्या पहनते थे, घरों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कपड़े के बारे में, तो प्राचीन काल में लोग कुछ ऐसे रहते थे। ठीक है, ऐसे रहते थे। आपको देखिए खाल के कपड़े पहने हुए हैं, और घर देखेंगे तो ये गुफा के साइड आपको दिखेंगे। तो आपको ये चैप्टर क्या बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि आप पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कहाँ रहते थे, मतलब लोगों के रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था आपको ये चैप्टर बता देता है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। आपको केवल इतना ही नहीं कि लोग क्या
खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, इतना ही नहीं जान सकते। आप उनके प्रोफेशन के बारे में, व्यवसाय के बारे में भी जान सकते हैं कि लोग प्राचीन काल में क्या थे, अच्छे संग्राहक थे। अब अच्छे संग्राहक का मतलब समझ रहे हैं? अच्छे संग्राहक का मतलब कि फल फ्रूट, मतलब वेजिटेरियन, फल फ्रूट पौधे तोड़ के खाना। अब ये समझिए कितनी बड़ी कला है। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों को पता नहीं रहता कि आलू जड़ है या तना है, गाजर जो है जड़ या तना है। उस समय लोगों को पता था कि ये जड़ खाने योग्य है, ये तना खाने योग्य है, ये फ्रूट फल खाने योग्य है। ये बहुत बड़ी बात है। उस समय लोगों को औषधियों के बारे में ज्ञान हुआ करता था कि ये पेड़ है, घाव लग गया है और इसके पत्ते को रगड़ेंगे ठीक हो जाएगा, और कौन से पत्ते से ठीक नहीं होगा, कौन सा पत्ता जहरीला है, कौन सा पत्ता जहरीला नहीं है। एवरीथिंग, सब कुछ जानते थे। आपको संग्राहक होने का फायदा ये होता है, जड़ तने पत्तियों के बारे में अच्छा इनको जानकारी था। शिकारी थे, इंसान संग्राहक होता है फिर शिकारी होता है। जब दोनों चीज आपको मिल गया है तो कुछ टाइम बाद पशुपालन करेंगे, कुत्ते को पाएंगे, सबसे पहला जानवर कुत्ता, ठीक है, इसको पाला। अब आपको रुकना पड़ेगा, आपने खेती किया, ये भी आपको व्यवसाय था। खेती करते करते जब आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कृषि के उत्पाद बढ़ जाएंगे तो आप बेचेंगे, तो व्यापारी हुए। टाइम मिल गया, बैठे हुए तो वैज्ञानिक भी बन गए। उस समय, मतलब मैं बता रहा हूं कि आप इतिहास के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। उस समय कोई साइंटिस्ट हुआ करता था कि नहीं, ये भी जान सकते हैं व्यापारी था या नहीं, किसान था या नहीं, पशुपालन के बारे में जान सकते हैं, कौन कौन से जानवर पाला करते थे ये जान सकते हैं। लोग गाना वाना लिखते थे कि नहीं, म्यूजिक ढोल मजीरा बजाते थे कि नहीं, ये भी आप जान सकते हैं। उसके बाद कलाकार भी थे, नौटंकीबाजी करते थे कि नहीं, इवन यहां तक जान सकते थे। पुरोहित, पंडितवाद वदंते झूठा, ब्राह्मणों के बारे में जान सकते हैं आप, ठीक है। पंडित जी लोग हुआ करते थे, अब पंडित जी हैं तो शासक भी होंगे, छत्री भी आएंगे, शिल्पकारों के बारे में जान सकते हैं। केवल इतना ही नहीं कि लोगों के रोटी कपड़ा मकान और व्यवसाय के बारे में नहीं, बच्चे क्या खेल खेला करते थे इसके बारे में जान सकते हैं, जैसे कहानियों के बारे में जान सकते हैं। बच्चे विक्रम बेताल सुनते थे कि नहीं, उसके बारे में जान सकते थे। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ये खेल खेला जाता था नहीं। नाटक के बारे में आप जान सकते थे इतिहास से, कौन सा गाना गाते थे, बिरहा गाते थे, कव्वाली गाते थे या मुजरा गाते थे, सब कुछ आप जान सकते हैं इतिहास के बारे में या सारे स्रोतों के बेसिस पे। तो बहुत कमाल का ये चैप्टर है मेरे दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हमने जो अभी तक समझा कि इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं, लोगों के व्यवसाय के बारे में जान सकते हैं, बच्चे क्या खेलते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, तो एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अब देखिए ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो अगला प्रश्न होता है कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो ये चैप्टर आपको कुछ जगहों के लोकेशन के बारे में बताता है, जैसे नर्मदा के बारे में, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में, गारो की पहाड़ियों के बारे में, विंध्य की पहाड़ियों के बारे में, सिंधु और इसकी सहायक नदियों के बारे में, गंगा व इसकी सहायक नदियों के बारे में। क्योंकि स्टार्टिंग के ये वो स्थान है जहां पे मानव का विकास हुआ, ये वो इस स्टार्टिंग के आरंभिक जगह है जहां पे मानव का विकास हुआ। तो इसके लिए मैंने एनसीईआरटी का ये मैप लिया है। सबसे पहले हम इस जगहों को लोकेट करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए नर्मदा। नर्मदा आपको ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से नदी निकलती है, ये है आपको नर्मदा, ठीक है। तो इसको हमने लोकेट कर लिया। लोकेट कर लेंगे तो आगे वाली स्लाइड पे बहुत आसानी होगी पढ़ने में। अगला है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो देखिए ये रहा आपको सुलेमान व किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ पे आपको है सुलेमान व किरथर, ठीक है। गारो हिल्स, गारो हिल्स कहाँ है, गारो की पहाड़ियाँ, यहाँ पे देखिए गारो है, गारो इधर आ गया। उसके बाद विंध्य की पहाड़ियां, तो ये नर्मदा देख रहे हैं अमरकंटक से निकलती, इधर ही विंध्य की पहाड़ियां हैं। तो आपको ये कौन सी पहाड़ी भाई साहब, ठीक है, ये आपको विंध्य की पहाड़ियां आ गई। उसके बाद सिंधु और इसकी सहायक नदी, तो देखिए सिंधु यहां पे, सिंधु यहां पर है, इसकी सहायक नदियों में आपको पता होगा झेलम, आपको चिनाब, सतलज, ब्यास, ये सब सारी नदियां आ जाती हैं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद गंगा, गंगा किधर है, ये रही आपको गंगा। आप सोचिए कितनी कमाल की बात है, आप घोड़े भर के हो गए होंगे और आपको गधे भर का भी ज्ञान नहीं होगा। यदि आप कक्षा 6 में रहते हैं तो कक्षा 6 के बच्चों को ये बताइए, इधर पता चल रहा गारो है, इधर पता चल रहा नर्मदा है, इधर पता चला विंध्य है, भैया सिंधु नदी इधर है, गंगा इधर है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी इधर है। क्लास 6 के बच्चे के अनुसार सोचेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमको आज इतने बड़े हो गए हैं लेकिन हमको कुछ भी नहीं पता है। इसलिए नहीं पता, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है। एनसीईआरटी आपको बहुत ही कमाल के फैक्ट्स देते हैं। तो पहले में हमने पढ़ा कि लोगों के बारे में क्या क्या जाना जा सकता है, और आगे क्या पढ़ेंगे, लोग कहाँ रहते थे।
देखिए लोगों के रहने के तरीके से आप उनके जीवन शैली का पता लगा सकते हैं। यहां पे देखिए मैंने लिखा भी है कि लोग कहाँ रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं तो उनका जीवन शैली अलग होता है, रेगिस्तान में रहते हैं तो उनका जीवन शैली अलग होता है, उसके बाद मैदानी भाग में रहते हैं तो उनका जीवन शैली अलग होता है। चलिए तो लोग कहाँ कहाँ रहते थे, अब सबसे एक एक करके हम लोग एक एक स्लाइड में समझेंगे नर्मदा के बारे में। आइए समझते हैं। अगले में है नर्मदा, तो आपको मैंने बताया कि सेंटर में क्या है, नर्मदा नदी। तो यहीं पे सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व आपको नर्मदा नदी के किनारे ये साक्ष्य पाए गए कि लोग क्या थे, गजब के संग्राहक थे और शिकारी थे। तो ये बात मैंने बताया, लोगों को जड़ के बारे में नॉलेज था, फल के बारे में नॉलेज था, तने के बारे में काफी डीप में नॉलेज था, जड़ी बूटी कौन सी है, जहर कौन सा है, दोनों का एक अच्छा अनुभव था। चलिए तो आपको नर्मदा से क्या पता चलता है, संग्राहक और शिकारी के बारे में। नेक्स्ट आपको अगला है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां वो हैं जहां पे सबसे पहले कृषि आरंभ किया गया, और 8000 वर्ष पूर्व जो आप सुनते होंगे इसी जगह पर आपको एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ यहीं पे सबसे पहले आपको क्या बोया गया, गेहूं और जौ, 8000 वर्ष पूर्व। इसमें भी देखिए कई लोगों में मतभेद है, कुछ लोग बोलते हैं गेहूं बोया गया, कुछ बोलते हैं जौ बोया गया। अधिकतर का लेकिन जो मत है वो गेहूं पर है। अब आइए यहां पे आपको पता है कि लोग क्या हुए, पहले संग्राहक हुए, फिर शिकारी हुए, शिकारी के बाद खेती पे आ गए। खेती के लिए आपको रुकना पड़ता है, तो पशुपालन भी करेंगे। पशुपालन में क्या पालते थे, भेड़, बकरी, गाय, कुत्ता। आपको पता है कुत्ता सबसे पहला इनका आपको दोस्त था। ठीक है, इतनी बातें आपने समझी। अब चलिए आगे, गारो हिल्स का पता लगाइए। देखिए गारो हिल्स यहाँ पे है, गारो हिल्स का पता लगाइए। यहां पे भी क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। ठीक है, कृषि का विकास हुआ, तो यहां पे भी क्या, खेती हुई। यहां पे भी खेती हुई भाई साहब, गारो में भी। आपसे पूछ देगा मैपिंग में कि गारो में क्या पाया गया, खेती के साक्ष्य पाए गए। विंध्य में सबसे पहले चावल की खेती हुई। चावल की खेती सबसे पहले कहां पे हुई, विंध्य में, और गेहूं और जौ की किरथार और सुलेमान। तो ये देखिए विंध्य रहा। विंध्य में ही बगल में आएंगे इलाहाबाद के बगल में, तो आपको पड़ता है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा, कोल्डिहवा में सबसे पहले आपको चावल के साक्ष्य पाएंगे, जो कि कोल्डिहवा कहां पड़ता है आपको, यहां पर विंध्य की पहाड़ियों में ही। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात समझा। अब चलिए चलते अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में आपको सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। तो सिंधु हो गई और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, सतलज, ब्याज। ठीक है, ये सब आपको नदियां दिख रही हैं। आपको ये किताब क्या बताता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको ये बता रहा है कि 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पे आपको सबसे पहले नगर बसाए गए। तो सबसे पहले नगर कहाँ पे बसाए गए, 4700 वर्ष पूर्व। इस इलाके में ही आपको एक शहर बसा। इस शहर का नाम क्या था, हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता। ठीक है, ये चीज है। चलिए आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, अगले स्लाइड पे गंगा और इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। तो गंगा है, ये चंबल जाके यमुना में मिल जाती है, और ये सोन नदी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको प्रथम बार शहरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व कहां हुआ, आपको सिंधु नदी के बगल में, और 2500 वर्ष पूर्व सेकेंड टाइम दूसरी बार कहां स्टार्ट होता है, आपको ये गंगा के मैदान में, मतलब इस वाले इलाके में। यहां पे क्या डेवलप होगा आपको, मगध। देख रहे हैं कितना गजब का ये चैप्टर है, पूरा सिस्टमैटिक ढंग से बता रहा है। सिस्टमैटिक ढंग से एक एक चीज खोल के रख दे रहा है ये किताब। आपको बता रहा है पहले लोग संग्राहक थे, संग्राहक के बाद शिकारी हुए, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन, व्यवसाय करने लगे। उसमें पशुपालन आता है, खेती आती है, ये सब। उसके साक्ष्य भी बता रहा है कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पे आपको क्या मिला, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। गारो हिल्स और विंध्य की पहाड़ियां पे आपको चावल के साक्ष्य मिले। इस तरीके से बहुत कमाल की किताब है। और उसके बाद शहर में आपको हड़प्पा और मगध आया। नेक्स्ट आपको ये बताता है ये किताब, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये रहता है कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूं कि आप यात्रा क्यों करते हैं। डिफरेंट रीजन होगा ना। तो पाषाण काल में भी लोग यात्रा करते थे, तो यात्रा करने का मकसद कई हो सकता था। लोग काम की तलाश में यात्रा करते थे, प्राकृतिक आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा से बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। सेना युद्ध के लिए यात्रा करती थी। कई बार लोग रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी जाया करते थे, व्यापारी बिजनेस करने के लिए जाते थे, धर्मगुरु ज्ञान बांटने के लिए जाते थे, और कुछ लोग रोमांच के चक्कर में भी जाते थे कि थोड़ा नदी के किनारे बैठ के देखे कैसा लग रहा है, समुद्र में नहा कर देखे कैसा लग रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब जाके देखा करते थे। तो आप एक बात बताइए, घूमने से आपको फायदा क्या होता है, घूमने का महत्व क्या है,
घूमने से हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, वो डेवलप होती है, समृद्ध होती है। ठीक है, आपको बोला जाता है कि राजस्थान वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। भाई साहब कैसे होते हैं, जब तक मिलोगे नहीं बता कैसे पाओगे, तो मिलना तो पड़ेगा ना आपको। ठीक है, मिलेंगे तभी आप जान पाएंगे, दिल से दिल मिलेंगे तभी बात बनेगी। ठीक है, आ जाइए। तो आपको यात्रा के बारे में पता चलता है कि यात्रा उस टाइम लोग क्यों करते थे। और ये किताब बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है मेरे दोस्तों। आपको ये बताती है कि अपने देश का नाम कैसे पढ़ा, अपने देश का नाम कैसे पढ़ा। जैसा कि आप लोग संविधान पढ़ते होंगे तो आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में आपको क्या लिया गया, दो अपने देश का दो नाम है, एक है इंडिया, दूसरा है भारत। ये राज्यों का संघ है, तो इसमें आपको दो नाम आते हैं, एक तो अपने देश का नाम इंडिया है, दूसरा क्या है, भारत। तो सबसे पहले इंडिया को उठाते हैं। इंडिया किस शब्द से निकला, इंडस। और इंडस क्या है, एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, इंडिया जो है इंडस शब्द से निकला, जो कि संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, सिंधु। सिंधु मतलब क्या, नदी, नदी। अब उत्तर पश्चिम से, जैसे आप ये मैप देखेंगे, इधर से आने वाले लोग, ये उत्तर पड़ गया, ये पश्चिम पड़ गया, है ना। इधर से आने वाले लोग ने, ईरानी और यूनानी ने क्या किया, ये बेचारे सिंधु को, जैसे यूनानी थे, ईरानी थे, ईरानी क्या करते थे, सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदोस, और यूनानी क्या बोलते थे, इंडोस बोलते थे। ठीक है, इसी के चलते इस इलाके का क्या नाम पड़ा, इंडिया पड़ा, हिंदोस और इंडोस के चलते। याद रखेगा, ईरानी क्या बोलते थे, ईरानी आपको बोलते थे इंडोस, और यूनानी क्या बोलते थे आपको, इंदोस। ठीक है, अब आपका दूसरा नाम है भारत, जो कि पुराना नाम है। भारत जो नाम पड़ा, ये भरत नाम के ट्राइब पे पड़ा, जनजाति पड़ा, जिसका जिक्र कहाँ पे है, ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद कब लिखी गई थी, 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, आ जाइए, चलिए। अतीत के बारे में कैसे जाने। अभी तक जो हमने पढ़ लिया कि अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, लोग प्रोफेशन क्या करते थे, व्यवसाय क्या था, लोग रहते कहाँ थे, हमने इन लोकेशन को लोकेट भी कर लिया। आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं एमसीक्यू, और यूपीएससी में पूछे जाते हैं, आपको आइडिया तक नहीं होता, जाके फंस जाते हैं। जिंदगी में होगी, गारो हिल्स का नाम नहीं सुना होगा, किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा इतिहास, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो गारो हिल्स का नाम आपके सामने आया होगा। कोल्ढीवा आप पढ़ लेते हैं, मेहरगढ़ पढ़ लेते हैं, लेकिन गारो सुनते हैं क्या भाई साहब, नहीं सुनते हैं। कौन बता रहा है, एनसीईआरटी क्लास 6। ठीक है, तो यहां पर आप समझेंगे अतीत के बारे में कैसे जाने। तो देखिए, जानने के लिए क्या करेंगे, लिखित कोई किताबें या तो उसको पढ़ लें। अब लिखित किताबें उस समय क्या हुआ करती थी, आपको पांडुलिपि होती थी। पांडुलिपि किसे कहते हैं, हाथ से लिखित जो किताबें होती हैं उनको पांडुलिपि कहते हैं। और पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। और जो मैन्यू में जो आपको शब्द है, मैन्यू, मैन्यू का मतलब ही होता है हाथ। इतनी बातें समझ में आए। तो पांडुलिपि मतलब क्या होता है, हाथ से लिखित किताबें। और इसमें जो मैन्यू स्क्रिप्ट है, मैन्यू में मैन्यू का मतलब ही होता है हाथ। ठीक है, अब पांडुलिपि जो है, हाथ से लिखी किताबें कित पे लिखी जाती थी, ताड़ पत्रों पे, जो पेड़ों की छाल होती थी ताड़ पत्रों पे, या भुर्ज नामक आपको पेड़ मिलता था, इसकी छाल पे लिखा जाता था, जो कि हिमालय पर्वत पे है। आपको देखिए चित्र के लिए यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा, किसका, ये आपको इमेज दिख रहा है ताड़पत्र का। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी से इमेज आपको उठाया गया है। आज के टाइम पे देखिए अधिकतर आपको जो ये पांडुलिपियां हैं, ये अधिकतर नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा भी है, एनसीईआरटी बोलता भी है कि 1000 वर्ष से पूर्व की लिपियां अधिकतर नष्ट हो गई हैं। ठीक है, अधिकतर लिपियां आपको नष्ट हो गई, तो बची बहुत कम है। और जो बची हैं तो वो कहाँ बची हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लिपियां बच गई हैं, तो कुछ लिपियां जो बची हैं वो कहाँ बची हैं, या तो मंदिर में बची हैं या आपको विहार में बची हैं। विहार मतलब कहाँ, जो आपको जैन और बुद्धा आते थे तो उनके रिलेटेड ये धार्मिक रिलेटेड प्लेसेस हैं, देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो आपको या तो मंदिर में है या विहार में है। अब आइए देखते हैं कि इन पांडुलिपियों की भाषा क्या है। इनकी तमिल भाषा है, संस्कृत भाषा है, प्रकृति भाषा है। ठीक है, इनमें विषय वस्तु क्या है, इसमें लिखा गया है तो किसके संदर्भ में क्या क्या इसमें बातें हैं। इसमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में लिखा गया, धर्म के बारे में, राजा के बारे में लिखा गया, औषधि के बारे में लिखा गया है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां होती थी, कौन कौन से आपको इससे ट्रीटमेंट होते थे, विज्ञान के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डेवलप था कि नहीं, बहुत विवाद चलता है। महाकाव्य लिखा गया है, रामायण और महाभारत, कविता लिखा गया, नाटक लिखा गया है। तो आपके इतने विषय वस्तु हैं पांडुलिपियों पे। इस तो लिखित साक्ष्य के माध्यम से हम इतने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अगले पे चलिए। पहला तो कोई रिटर्न सोर्स हो, लिखित साक्ष्य हो। दूसरा, इतिहास को जानने में क्या तरीका है, अभिलेखों के माध्यम से इतिहास को जान सकते हैं। अभिलेख क्या होता है, कठोर सतह पर लिखा गया लेख। तो कठोर सतह कौन से मिलेगी, या तो पत्थर मिलेगा या धातु या कोई अन्य ले सकते हैं। अब इस पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये भी देखिए इमेज आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी से निकाला गया है।
विषय इसका क्या होगा, ये जो अभिलेख होते थे इस पे राजा को जनता के लिए संदेश लिखवाता था। जो राजा होता था वो जनता के लिए संदेश लिखवाता था, या फिर राजा कोई युद्ध लड़के आता था तो अपने विजय यात्रा के बारे में जिक्र करता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी खुद बताता है कि कंधार से आपको एक अभिलेख मिला है। वो अभिलेख किससे संबंधित है, अशोक से। कब का मिला है, 2250 वर्ष पूर्व। इसकी लिपि देखेंगे तो इसकी लिपि में ऊपर के साइड, इधर ऊपर के साइड कौन सी भाषा है, यूनानी है। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको ऊपर की दिशा में कौन सी है, यूनानी है, और नीचे कौन सी है, अरमाइक है। अरमाइक भाषा है, बात समझे ना, अरमाइक भाषा है। तो आप रिटन सोर्स के माध्यम से भी जान सकते हैं, आप क्या अभिलेखों के माध्यम से जान सकते हैं। रिटन सोर्स क्या होते हैं, पांडुलिपि भी लिखा जाता है, अभिलेख क्या होते हैं आपने जान लिया कठोर सतह पे। चलिए चलते अगले स्लाइड पे। और आप मतलब रिटन जितने सोर्स हैं, लिखा तो या तो अभिलेख पे जाएगा या पांडुलिपि पे। हम क्या वस्तुओं के माध्यम से भी इतिहास के बारे में जान सकते हैं क्या, यस। तो वस्तुओं के माध्यम से, वस्तु में कौन कौन सी वस्तु आएंगी, प्राचीन काल में कोई इमारत बची है क्या, उसके माध्यम से आइडिया लगा लेंगे कैसे मकान, कैसी दुकान और कैसा रहन सहन होता था। चित्र के माध्यम से, बच्चों ने पेंटिंग कैसा बनाया है, लूडो का बनाया है, जानवरों का बनाया है, तो कौन कौन से जानवर से परिचित थे, ठीक है, किस तरीके की पेंटिंग बनाते थे। पेंटिंग से रहन सहन सब कुछ पता चल जाता है। बैठ के आग में खाना पकाया करते कि नहीं, ऐसी भी पेंटिंग बनती है। तो पेंटिंग का आपको जाएंगे तो पेंटिंग बहुत ही डेप्थ होती है। तो पेंटिंग के माध्यम से सोसाइटी के बारे में पता चल सकता है। आभूषण के माध्यम से सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि अगर सोने और चांदी पहनते थे सोसाइटी बहुत अमीर थी, मिट्टी के भी पहनते थे काफ़ी गरीब थी, या आपको आभूषण नहीं मिले तो बहुत ही भंगी टाइप की सोसाइटी थी। मूर्तियों के माध्यम से जान सकते हैं, मूर्ति पूजा होती थी कि नहीं होती थी। औजारों के माध्यम से, औजारों के माध्यम से, क्योंकि आपको एक लिमिटेशन पता होता है कि ये औजार हैं तो किस लिए। चाकू है तो आपको पता है ना किस लिए है, 2 काम के लिए होता है, सब्जी काटने के लिए, दूसरा मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जानते हैं, ठीक है। सिक्का, सिक्के के माध्यम से जान सकते हैं कि उस समय सिक्का था तो साम्राज्य कितना मजबूत था। अगर सोने का सिक्का है तो साम्राज्य बहुत मजबूत था, सोने का नहीं है तो वीक था, ठीक है। उसके बाद इसमें राजा रानी का चित्र था, कुछ लिखा हुआ था, तो लिखने के माध्यम से हम समझ सकते थे कि क्या बातें लिखी गई हैं। अगला हथियार है और अस्थि, बोन पाए गए हैं, हड्डियों के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। बर्तनों के माध्यम से भी इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ये देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल है। ये आपको घड़ा है, ठीक है, ये आपको घड़ा है। आपको ये बताना है होमवर्क के तौर पे कि ये घड़ा कौन से सभ्यता से रिलेटेड है। अब आपके लिए होमवर्क है, आप पीडीएफ में डाल दूंगा एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का। मैंने आपको समराइज कर दिया है, एक अप्रोच बता दिया है कैसे पढ़ना है, लेकिन आप बताएंगे घड़ा कब का है। बाकी ये तो देख रहे हैं, ये भाई साहब क्या है, ये आपको चांदी का सिक्का है, ठीक है, चांदी और सोने का सिक्का है। तो ये भी बताना होमवर्क में कि ये किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है। एमसीक्यू करवाऊंगा तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको इन दोनों इमोजी के बारे में बताना है, क्योंकि डायरेक्ट आपको पूछेगा एग्जाम में, पता नहीं होगा। अतीत की वस्तुओं का आपको आगे लिखा है, अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातत्वविद। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अधिकतर इतिहास के टीचरों को पता ही नहीं होता, हिस्ट्री के टीचरों को पूछ देंगे पुरातत्वविद क्या होता है, बोका जैसा मुंह लेके खड़े रहेंगे, चोखा जैसा, है ना, पता ही नहीं होता है पुरातत्वविद क्या होता है। जो अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं इनको पुरातत्वविद कहते हैं। आइए इतिहासकारों को भी डिफाइन करता है ये चैप्टर, बोलता है कि इतिहासकार किसे कहते हैं, तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कितनी प्यारी बात लिखा गया है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में आपको ये लिखा गया है। तो आप लोगों ने पुरातत्वविद जान लिया, जो अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे ये वस्तुएं, उनको पुरातत्वविद बोलते हैं, और इतिहासकार अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब ये चैप्टर आपको जो है आवर पास्ट, ये लिखा गया इंग्लिश में PASTS, पास्ट, ठीक है, आवर पास्ट, पार्ट 1, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत के बारे में। तो ये अपने आप में एक पास्ट है, ये अतीत एक है या अनेक है, तो ये बहुवचन में इस्तेमाल किया गया, आवर पास्ट। आवर पास्ट बहुवचन में इस्तेमाल किया गया है, मतलब आप इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आप सिर्फ राजा के बारे में नहीं पढ़ते हैं, आप उस समय के समाज के बारे में भी पढ़ेंगे, आप उस समय की पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उस समय की राजनीति कैसे होती थी, आप उस समय के इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी होती थी, आप उस समय के साइंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप उस समय महिला है, फीमेल की स्थिति क्या होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
और उसके बाद सोसाइटी में रूढ़िवादिता थी या नहीं थी, बहुत सी प्रथाओं के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी पिछड़ी थी अगड़ी थी कैसा था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो इतिहास अपने आप में केवल राजा रानियों की कहानी नहीं है, आपको पूरे सोसाइटी से अवगत कराता है, आपके पूर्वजों के बातों को या इनके डेवलपमेंट को पूरा अच्छे तरीके से पिरो के रख देता है। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए सबसे लास्ट में आपको ये स्लाइड बताता है ना कि तिथियों का मतलब क्या होता है, क्योंकि हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो तिथियों का मतलब समझना चाहिए, क्योंकि इसके रेफरेंस में ही आप हिस्ट्री को इंगित कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो तिथियों को समझने के लिए एनसीईआरटी ने अभी देखिए बेस बना रहा हूं मैं, बेस, बात समझिए, ये बेस बनेगा तभी हिस्ट्री अच्छे समझ में आएगा। तो पहला चैप्टर आपको ये बताता है। तो आपको यहां पे क्या है, तिथि, आज मैं जो लेक्चर दे रहा हूं ये वैसे रिकॉर्डेड होगा, आपको डलेगा कल, तो आज है 14 लेकिन पड़ेगा कल, तो मैं यहां कर दे रहा हूं 15, ठीक है, 15/9/2022, 15/9/2022। अब आज के डेट से एकदम चल जाते हैं हम ओरिजिन वाले जगह पे, जब से इतिहास आपको स्टार्ट हुआ, जब से इतिहास स्टार्ट हुआ तो हम इसको मानते हैं कि भाई इस जगह से ही हमको साक्ष्य मिले होंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिले, पत्थर मिले, इतिहास का प्रारंभ जब से हुआ पत्थर मिले, तो हमने बोल दिया स्टोन एज। हमारा इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है, पत्थरों से, तो पत्थरों से स्टार्ट होता है, क्यों स्टार्ट हुआ देखेंगे। फिर पत्थरों से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको वही चीज़ें आएंगी, हड़प्पा सभ्यता आएगा, हड़प्पा के बाद आपको आर्य सभ्यता आएगा, आर्य के बाद क्या आएगा, महाजनपद आएगा, महाजनपद पे क्या आपको आएगा जो गौतम बुद्ध और जैन के बारे में आएगा, आपको फिर अशोक आएंगे, अशोक आपको डाउन होंगे जब गिरेंगे, तो उसके बाद आपको गुप्त वंश आएगा, हर्षवर्धन आएगा, इस तरीके से पूरा चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इसको इंगित कैसे करते हैं, ये उत्पत्ति यहाँ पे हुई पाषाण काल से और वर्तमान में हम लोग हैं 15/9/2022 में। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे जीरो फेज होता है, जीरो, एक टाइम को हम जीरो मानते हैं। जीरो किसको मानते हैं, ईसा मसीह के जन्म काल को। यहाँ पे देखिए पैदा हो रहे हैं भाई साहब, ईसा मसीह पैदा हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जब ईसा मसीह जब पैदा हुए हैं तो इनको मानते हैं उस टाइम लाइन को जीरो, और इसके पहले को हम बोलते हैं बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा वर्ष पूर्व, या मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ठीक है। या इसी को हम लोग नॉर्मल क्या बोलते हैं, एक और सबसे जानते हैं बीसी को, बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा, इसका भी मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ये इसके पहले आपको दिखाएगा बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व या ईसा मसीह के जन्म से पहले, और इसके बाद को हम बोलते हैं एडी, ठीक है, 1 AD 2 AD। तो आज के टाइम पे हम आ गए हैं 2022 में, तो 2022 AD, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, या इसका एक और नाम है CE, कॉमन इरा, कॉमन इरा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं 3500 वर्ष पूर्व, एग्जाम्पल समझिए, इसमें तिथियों का क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 3500 वर्ष पहले, तो 3500 वर्ष पहले का मतलब क्या है कि हम लेके चलते हैं कि ये 2022 की जगह हम ले लें केवल क्या 2000 वर्ष ले लें, एक एग्जाम्पल 22 छोड़ दें। अब 22 के बाद हमको पीछे जाना है कितना वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले। तो हमने बताया कि यहाँ से चलते चले जाएंगे तो यहाँ से 2000 वर्ष पूर्व आएंगे, तो आपको क्या है यहाँ पे 2000 वर्ष पहले पूर्व आएंगे तो आपको जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप चलेंगे ना इसके पूर्व, आप चलेंगे 1999, 1998, 1997, फिर 1800 पे आएंगे, है ना, 1800 पे आएंगे, फिर आप 1700 पे आएंगे, इसी तरीके से करते करते आएंगे तो एक टाइम लाइन मिलेगा, घटते घटते 99 AD, 98 AD, करते करते 2 AD, 1 AD, 0 AD। तो जब 0 AD आएगा तो आप कितना वर्ष पीछे चले गए, 2000 वर्ष पीछे। तो आपको जाना किधर है, 3500 वर्ष पहले। तो अब 3500 वर्ष मतलब क्या कि इसमें से 2000 घटा देंगे, बचा कितना 1500। तो आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1500 BC। तो यहाँ पे 3500 वर्ष पूर्व जाने का मतलब क्या है कि आज के वर्तमान से 2000 वर्ष पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद इस 2000 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, घटाने के बाद कितना बचा आपको 1500। तो 1500 वर्ष पीछे जाएंगे और 1500 वर्ष पीछे ही आपको एक सभ्यता मिलती है, उस सभ्यता का नाम है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता, बात समझे, आर्य सभ्यता आपको देखने को मिलती है। ये चीज़ें मेरे मित्रों, उसके बाद देखिए मैंने आपको इसमें अधिकतर चीज़ें बता दी हैं। अब एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, तब इस क्लास को ओवर करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, क्या, कब, कहां और कैसे। ये चैप्टर किस चीज के बारे में बताता है, सोर्स के बारे में बताता है, स्रोत के बारे में, ठीक है। इसमें हम क्या क्या इतिहास के बारे में जान सकते हैं, हम जान सकते हैं लोगों के रोटी कपड़ा मकान के बारे में। अगले स्लाइड पे उनके प्रोफेशन व्यवसाय के बारे में जान सकते हैं, लोग संग्राहक थे, शिकारी थे, पशुपालक थे, कृषक थे, व्यापारी थे इत्यादि, ठीक है। बच्चों के खेल के बारे में भी जान सकते हैं। आपको ये बताता है लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी पर, कुछ बगल में सुलेमान किरथर पहाड़ियों पे, गारो की पहाड़ियों पे, विंध्य की पहाड़ियों पे, सिंध और इसकी सहायक नदियों के बगल में, गंगा व इसकी सहायक नदियों के बगल में। लोगों के रहने के तरीके से उनके जीवन शैली के बारे में पता चलता है, ठीक है। जगह भी हमने लोकेट कर रही, नर्मदा नदी के बगल में आपको सबसे पहले संग्राहक और शिकारी के साक्ष्य मिलते हैं। अगर एग्जैक्ट जगह मैं बताऊं तो भीम बेटिका, ठीक है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे भीम बेटिका, ठीक है। यहीं पे 20 लाख वर्ष पहले सबसे पहले आपको आग के साक्ष्य मिले, एनसीईआरटी आपको बताती। चलिए आगे। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे आपको क्या हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ, गेहूं और जौ को 8000 वर्ष पहले बोया गया। पशुपालन में देखेंगे लोग भेड़ से परिचित थे, बकरी से, गाय और बैल भी पालते थे, कुत्ते को भी पालते थे। आगे चलिए, सुलेमान में क्या पड़ेगा, मेहड़गढ़। गारो और विंध्य की पहाड़ियों में देखेंगे तो यहाँ आपको गारो में क्या होता था, खेती होती थी। फिर विंध्य की पहाड़ियों में देखेंगे, विंध्य की पहाड़ियों में कोल्डीवा होता था, जहाँ पे चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद सिंधु नदी के आसपास जाएंगे तो यहीं पे सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ, विकसित हुआ, प्रारंभिक नगर यहाँ पे विकसित हुआ। अगला क्या है, गंगा नदी पे जाएंगे तो आपको देखेंगे दूसरी बार शहर का विकास हुआ और ये मगध नाम से जाना गया। गंगा नदी पे ही आपको डेवलप है। लोग यात्रा क्यों करते थे, यात्रा काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ और सूखा आ गया तो जान बचाने के लिए जाते थे, सेना अपना अटैक करने के लिए जाते थे, रिश्तेदारों से लोग मिलने के लिए जाते थे, व्यापारी व्यापार करने के लिए जाते थे, धर्मगुरु आपको धर्म के बारे में बताने के लिए जाते थे, कुछ लोग रोमांच घूमने फिरने के लिए जाते थे। आपको घूमने का फायदा ये होता है कि संस्कृति में क्या होता है, डेवलपमेंट, आपकी सोच में विकास होता है घूमने से, ठीक है। देश का नाम आपको पता है कि देश का नाम आपको एक तो दो है, इंडिया और भारत है। इंडिया शब्द आपको इंडस से निकला, इसका संस्कृत में मतलब क्या होता है, सिंधु। आपको जो ईरानी आते थे ये हिंदोस बोलते थे, यूनानी इंडोस बोलते थे, इसके नाम पे आपको क्या पड़ा, इंडिया नाम। भरत, जो भारत नाम पड़ा है वो भरत राजा पे पड़ा है, जो भरत ट्राइब से बिलोंग करते थे, जनजाति से बिलोंग करते थे। इसका मेंशन कहाँ पे है, आपको दिया कहाँ गया है, ऋग्वेद में। अब आइए आगे। अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में लिखित सोर्सों के पीछे जो लिखित सोर्स हैं उसके आधार पर जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथों से लिखी हुई किताबें, और पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब होता है हाथ। ये किस पे लिखे जाते थे, ताड़पत्रों पर और बुर्ज नामक जो पेड़ होता है हिमालय वहाँ पे। ये आपको फोटो भी डाल दिया मैंने। 1000 से पहले की जो आपको लिपियाँ थे अधिकतर नष्ट हो गई हैं, लेकिन बचे हैं तो कहाँ बचे हैं, मंदिर और विहारों में। लैंग्वेज क्या क्या है दोस्तों, तमिल, संस्कृत, प्राकृतिक लैंग्वेज। विषय किस पे लिखा गया है, धर्म पे, राजा पे, औषधि पे, विज्ञान पे, महाकाव्य पे, कविता और नाटक पे, ठीक है। आज ये अभिलेख, अभिलेख में देखेंगे, अभिलेख कहते किसे हैं, कठोर सतह पे लिखना ये अभिलेख कहलाता है, जैसे आपको पत्थर और धातु पे लिखना। विषय क्या होगा, राजा कोई मैसेज देना चाह रहा है उसके बारे में और विजय यात्रा के बारे में। और इसमें एग्जाम्पल आपको है कंधार अभिलेख। कंधार अभिलेख आपको 2250 वर्ष पूर्व मिला है, जो कि अशोक से संबंधित है। इसमें जो लिपि है ऊपर आपको क्या है, यूनानी, और नीचे क्या है, अरमाइक। अगली स्लाइड पे आते हैं। कई वस्तुओं से भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल इमारत, चित्र, मूर्ति, औजार, सिक्का, हथियार, अस्थि, बर्तन, आभूषण से भी जान सकते हैं। ये मैंने होमवर्क दिया आप लोगों को, ये बात याद रखिएगा। अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को पूरा तत्विद बोलते हैं। इतिहासकार किनको बोलते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। आगे आइए, अतीत एक या अनेक, कई सारे अतीत हैं। आप राजा रानी के बारे में छोड़ के आप समाज के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, और स्त्रियों के कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। तिथियों का मतलब मैंने बता दिया। जो 0 मतलब ईसा मसीह का जन्म, उससे अपने साइड बढ़ेंगे तो एडी बोलेंगे, पीछे जाएंगे तो बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे। बिफोर क्राइस्ट मतलब क्या, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, इसको बोलते हैं BCE। एक और इसका नाम है बिफोर कॉमन इरा। अगला है एनो डोमिनी, इसका मतलब क्या हो गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद। सी का मतलब क्या, कॉमन एरा। ये मैंने आपको बता दिया कैसे पीछे जाएंगे डेट पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर ज़बरदस्त लगा होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस स्लाइड को तो मैं डाल ही दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये एनसीईआरटी पढ़ने का अप्रोच बताया है, और अप्रोच बताने के संग संग एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो एनसीईआरटी कक्षा 6 की जैसी किताब है, एक बार आप उस किताब को पढ़ जाइएगा ये लेक्चर देखने के बाद। यदि आपको मज़ा नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और इसी के संग मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले दमखम से, ठीक है। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।